ठीक है। कन्विक्शन क्या होता है? तो कन्विक्शन मतलब होता है कि कोई भी प्रोसीडिंग चल रहा है, ठीक है, क्रिमिनल का। तो क्रिमिनल मैटर चलता है ना, तो आपको पता होगा कि कोई भी प्रोसीडिंग चलता है तो उसका कुछ रिजल्ट आता है, ठीक है। तो या तो रिजल्ट आएगा पॉजिटिव या निगेटिव। पॉजिटिव का मतलब जो अपराधी है वो अपराधी माना जाएगा, और निगेटिव का मतलब जो अपराधी नहीं है वो अपराधी नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो अगर मान के चलो कोई क्रिमिनल ट्रायल चल रहा है, प्रोसीडिंग चल रहा है, और बाद में जब फाइनल आर्ग्यूमेंट, मैंने शायद क्रिमिनल ट्रायल का भी पूरा सबको बताया था, अगर नहीं पता हो तो मैं पहले क्रिमिनल ट्रायल बता देता हूं, तो फिर आप लोगों को थोड़ा प्रोसीजर समझ में आएगा। सबसे पहले होता है क्रिमिनल ट्रायल में कि सबसे पहले कोई अपराध होना चाहिए, ठीक है। अपराध होने के बाद उसका जो है कॉग्निजेंस, जो भी बंदा देखेगा उस अपराध को, उसके बारे में वो पुलिस स्टेशन में जाके इन्फॉर्मेशन देगा, ठीक है। अब पुलिस के पास इन्फॉर्मेशन आया तो पुलिस के पास ऑप्शन 2 रहता है, ठीक है, कि उस अपराध का नेचर देखे कि अपराध का नेचर क्या है। अगर अपराध नेचर में संगीन है, ठीक है, मतलब हीनियस है, रेप है, मर्डर है, या कोई बड़ा अपराध है, तो बड़े अपराध को कॉग्निजेबल ऑफेंस कहा जाता है, और छोटे मोटे अपराध को मारा पीटी हुआ, चमाट मार दिया, गाली गलौज किया, डिफेमेशन किया, ऐसे अपराध जो होते हैं वो नॉन कॉग्निजेबल होते हैं, ठीक है। तो पुलिस के पास जब कोई हीनियस अपराध की सूचना मिलती है तो वो एफआईआर लिखता है, ठीक है। कॉग्निजेबल ऑफेंस की सूचना अगर पुलिस को मिलती है तो वो एफआईआर लिखता है। जैसे ही एफआईआर पुलिस लिखेगा, पुलिस के पास पावर आ जाता है कि वो उस एफआईआर के आधार पर इन्वेस्टिगेशन शुरू करे। अब इन्वेस्टिगेशन शुरू करने के बाद पुलिस का सबसे पहला काम होता है कि वो घटना स्थल पे पहुंचे, ठीक है। घटना स्थल पे पहुंचेगा। एक बात याद रखना, जब पुलिस किसी एफआईआर को लिखती है तो अपने पास एक पुलिस डायरी रखती है। अब वो उस एफआईआर के शुरू करने से पहले और इन्वेस्टिगेशन खत्म करने तक सारी जानकारी उसका उस डायरी में लिखना है, ठीक है। ये पुलिस वाले की ड्यूटी होती है, ठीक है। तो पुलिस डायरी में लिखेगा कि मैं कितने बजे मौका वारदात पे पहुंचा, वहाँ क्या क्या किया। तो वहाँ पे सबसे पहले पुलिस करता है इन्वेस्टिगेशन के नाम पर, वहाँ पे पंचनामा बनाता है, जो भी गवाही होते हैं वहाँ पे, जो भी गवाह होते हैं आई विटनेस, उसकी गवाही ली जाती है। इसके बाद मौका नक्शा बनाया जाता है कि बॉडी किस दिशा में पड़ा हुआ था, अगर मर्डर का है तो कौन सी दिशा में बॉडी का मुँह था, पैर था, आगे तालाब था, पीछे कुआं था, स्कूल था, जमीन पूरा वो था, खाली था, पूरा ढांचा बताना पड़ता है उसमें, ठीक है, मैप। इसके बाद जो भी एविडेंस होगा वो कलेक्ट करेगा। अगर मर्डर हुआ है तो मर्डर के आधार पर वहाँ पे होगा ना वेपन वगैरह, ब्लड स्टेन्स लगे हुए कपड़े होंगे, करेक्ट। तो ये सब कलेक्ट करेगा। इसके आधार पर पुलिस को जिसके ऊपर शक होगा या जो अपराधी का उसमें लिंक होगा, पुलिस उसको अरेस्ट करेगा। अब अरेस्ट करने के बाद पुलिस का ये काम होता है कि 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के पास लेके जाए। मजिस्ट्रेट का ये काम होता है कि बंदे से पूछे कि भाई तुम्हारा कोई वकील है, अगर वकील है तो बुलाओ। वकील अगर उसका रहेगा तो वकील आर्ग्यू करेगा कि सर इसको पुलिस कस्टडी 5 दिन की ज़रूरत नहीं है, 1 या 2 दिन की दी जाए, ठीक है। अब पुलिस और वकील का जो भी आर्ग्यूमेंट रहेगा, कोर्ट को जो भी कंसीडर करना है वो करके या तो पुलिस कस्टडी देगा या जुडिशियल कस्टडी देगा, ठीक है। जुडिशियल कस्टडी का मतलब होता है जेल भेजना, पुलिस कस्टडी का मतलब होता है पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के लिए देना कि रखो तुम्हारे पास, अभी इन्वेस्टिगेशन करो, ठीक है। ये हो गया, पुलिस ने अपना 5 दिन लिया, पुलिस कस्टडी में इन्वेस्टिगेशन किया। कोर्ट में फिर से वापस आया बंदा, कोर्ट ने कहा कि अभी पीसी नहीं मिलेगा, जेसी में डाल देता हूँ। जेसी में डाल दिया, आपको बेल एप्लीकेशन फाइल करने का अधिकार हो जाता है, ठीक है। हमेशा याद रखना, बेल एप्लीकेशन किसी भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग में जैसे ही आपको जेसी मिला आप बेल एप्लीकेशन डाल सकते हो, और बेल एप्लीकेशन आपको जितनी बार डालना है डाल सकते हो। क्रिमिनल ट्रायल में बेल एप्लीकेशन फाइल करने के लिए कोई बंदिश नहीं है, ठीक है, ये याद रखना। हाँ, हर बार कुछ चेंजेस होने चाहिए आपके सिचुएशन में। ऐसा नहीं है आज रिजेक्ट किया कल फिर से मुंह उठा के चले गए, नहीं। आज आपका रिजेक्ट हुआ तो किस कारण से हुआ, कल आप उस कारण को दूर करो, या आपके पास कोई दूसरा पॉइंट आया है कि यार ये तो हमने लगाया ही नहीं था, फिर से डाल दो। आपके पास जितनी बार भी चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेज होंगे आप बेल एप्लीकेशन उतनी बार डाल सकते हो, ठीक है। बेल एप्लीकेशन लगा दिया, रिजेक्ट हो गया, अभी वेट करते हैं, चार्जशीट फाइल होने दो। पुलिस किसी भी अपराध में, अपराध का जो है 2 नेचर का होता है अपराध। आप जब क्रिमिनल ट्रायल देखोगे तो हर स्टेज पे क्राइम के जो है ना 2-2 भाग होते जाते हैं।
अभी इस स्टेज पे क्राइम के दो भाग होते हैं। एक भाग में होता है कि 10 साल से ऊपर का पनिशमेंट है, ठीक है। तो 10 साल से ऊपर का पनिशमेंट है तो पुलिस को 90 दिन मिलता है चार्जशीट फाइल करने के लिए, ठीक है। मतलब अपना फाइनल रिपोर्ट, वो इन्वेस्टिगेशन किया था उसका फाइनल रिपोर्ट सबमिट करने के लिए कोर्ट में 90 दिन मिलता है। किसी अपराध का जिसका सजा 10 साल से कम है, ठीक है, तो उसमें पुलिस को सिर्फ 60 दिन मिलता है, ठीक है। उसमें उसको फाइनल रिपोर्ट सबमिट करना है। और एक बात और याद दिला दूं आपको कि अगर 60 दिन और 90 दिन में पुलिस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट नहीं सौंपता है, जिसको चार्जशीट कहा जाता है, तो अक्यूज को बेल लेने का अधिकार मिल जाता है, ठीक है, क्योंकि ये पुलिस की गलती होती है। तो पुलिस के फॉल्ट के कारण अक्यूज को बेल मिलना, इसी को डिफॉल्ट बेल कहा जाता है, ठीक है। तो मान के चलो चार्जशीट फाइल कर दिया, टाइम टू टाइम बराबर है। इसके बाद दोनों पक्ष अपने आर्ग्यूमेंट करेंगे। चीफ आर्ग्यूमेंट होता है, क्रॉस आर्ग्यूमेंट होता है, ठीक है। इसके बाद फाइनल आर्ग्यूमेंट होता है। अभी पूरा डिटेल में नहीं जाऊंगा, कभी क्रिमिनल ट्रायल अच्छे से बताऊंगा तो उसमें बता दूंगा। दोनों ने क्रॉस चीफ कर लिया, इसके बाद फाइनल आर्ग्यूमेंट होगा। इसके बाद आता है जजमेंट का फैसला, ठीक है। अब जजमेंट जो होता है, कभी कभी क्या होता है कि कोर्ट को लगता है कि चार्जशीट पढ़ने के बाद कि यार इस पे तो यार कोई केस बन ही नहीं रहा है, ठीक है। तो कोर्ट पूरा प्रोसीडिंग चलाने से पहले ही उसको डिस्चार्ज कर देता है, ठीक है, कि भाई तुम्हारे खिलाफ कोई अपराध नहीं बन रहा है अभी तक, ठीक है। बाद में अगर बनेगा तब देखेंगे। तो अभी तक नहीं बन रहा है तुम्हारे खिलाफ, तो मैं तुमको डिस्चार्ज कर रहा हूँ। अभी इस अपराध में तुम्हारी कोई क्या बोलते हैं उसको, संलग्नता हिंदी में बोलते हैं उसको, आप संलग्न नहीं पाए गए हो, इसीलिए हम आपको छोड़ रहे हैं, तो उसको डिस्चार्ज बोला जाता है। जब कोर्ट को लगता है कि नहीं कुछ तो रोल है इसका, तो फिर पूरा ट्रायल चलता है। ट्रायल चलने के बाद कोर्ट जो है फाइनल कंक्लूजन पे आता है कि यार अब देखो कि इसका आरोप जो इसके ऊपर लगा है वो लगा है, सही है या गलत है। जब फाइनल आर्ग्यूमेंट हो जाता है दोनों पार्टी का, तब कोर्ट जो है पूरा व्याख्यान करती है कि भाई इसमें क्या तर्क लिए गए हैं, क्या क्या नहीं है। तब अगर कोर्ट को लगता है कि नहीं इस आरोपी को सिर्फ फंसाया गया है, इसके खिलाफ अभी तक कोई ऐसे सबूत मिले ही नहीं है जिसमें ये आरोपी सिद्ध हो, ठीक है, तो कोर्ट उसको अक्विट कर देगा। अक्विट का मतलब होता है दोष मुक्ति, हिंदी में उसको बोलते हैं दोष मुक्ति, ठीक है। अगर कोर्ट को लगेगा सारा कुछ डिटेल खंगालने के बाद, कंसीडर करने के बाद कि इसका अपराध जो है ये तो बनता है, ये तो साक्षात दिख रहा है सीसीटीवी में, इसमें मर्डर किया है इसने, ठीक है, तो फिर उसके आधार पर कोर्ट उसको कन्विक्ट कर देगा। कन्विक्ट का मतलब होता है दोष सिद्धि, कि उसके ऊपर दोष का जो है सिद्ध हो चुका है, ठीक है। तो जैसे ही कन्विक्ट होगा फिर उसको जो सजा होगा उस अपराध के लिए वो दिया जाएगा। तो कन्विक्ट का मतलब कन्विक्शन, कन्विक्शन का मतलब दोष सिद्धि, मतलब वो आरोप उसके ऊपर सही है और कोर्ट ने उसको आरोपी पाया, ठीक है। और ये अक्विटल का मतलब है कि कोर्ट ने सारा फैक्ट कंसीडर किया तो इसका कोई रोल ही नहीं था उस अपराध में, ठीक है, तो कोर्ट ने उसको छोड़ दिया। बाइज्जत बरी मतलब अक्विटल, ठीक है। तो उम्मीद है मैं इस प्रोसीडिंग से आपको डिस्चार्ज भी बता दिया, कन्विक्शन भी बता दिया और अक्विटल भी बता दिया, ठीक है। और बेल भी बता देता हूँ। बेल का मतलब होता है, मैंने अभी बताया कि भाई आप जैसे ही हुआ आप बेल के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो बेल का मतलब क्या कि उसको जेल में डाल दिया गया है, तो जेल में अगर कोई बंदा है और उसको टेम्पररी रिलीज किया जाता है किसी शर्त के आधार पर, तो उसको बोला जाता है बेल, ठीक है, हिंदी में। अभी मैं इंग्लिश में पूरा समझाऊंगा अच्छे से, जो आपको एग्जाम में हेल्प मिलेगा। इसके बाद है अगला चार्ज, ठीक है। चार्ज का मतलब क्या होता है? चार्ज का मतलब होता है उस अक्यूज पर जो आरोप लगाए गए हैं, ठीक है, जिस धारा में, उसको बोला जाता है चार्ज। जैसे मान के चलो किसी ने चोरी किया तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज लगेगा? चोरी का लगेगा, ठीक है। तो किसी अक्यूज का जो अक्विजेशन होता है उसको बोला जाता है चार्ज, ठीक है। अभी मैं शुरू से बताता हूँ, देखो। कन्विक्शन, ए कन्विक्शन इज अ फाइनल जजमेंट दैट समवन इज गिल्टी ऑफ अ क्राइम, मैंने अभी बताया आपको। दूसरा अक्विटल, अक्विटल का मतलब क्या होता है? एन अक्विटल इज अ फॉर्मल डिक्लेरेशन दैट अ पर्सन अक्यूज्ड ऑफ अ क्राइम इज इनोसेंट, मतलब वो अपराधी नहीं है, निर्दोष है, ठीक है। डिस्चार्ज, इन कोर्ट प्रोसीडिंग इफ द एविडेंस अगेंस्ट द अक्यूज्ड इज इनसफिशिएंट टू प्रूव द ऑफेंस, ठीक है। जिस बंदे के ऊपर अपराध का आरोप लगा है, अगर कोर्ट को लगता है कि जो भी अभी तक एविडेंस दिए गए हैं उसके आधार पर ये बंदे का रोल कोई नहीं पाया गया है अभी तक, ठीक है। और एलिगेशन अगेंस्ट द अक्यूज आर फॉल्स, जो भी आरोप उनके ऊपर लगाए गए हैं वो सारे के सारे झूठे थे। और
चार्ज अगेंस्ट द अक्यूज इज ग्राउंडलेस, ठीक है, जो भी चार्ज उसके ऊपर लगाया गया है, चोरी का या रेप का, मर्डर का, जो भी है, ठीक है, वो ग्राउंडलेस है, उसका कोई आधार ही अभी तक नहीं मिला है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में कोर्ट जो है उस अक्यूज को रिलीज कर देता है, इसी को बोला जाता है डिस्चार्ज। लेकिन याद रखना, ये कोर्ट प्रोसीडिंग के ड्यूरेशन में, मतलब शुरू में ही हो जाता है, इसके लिए लास्ट की जरूरत नहीं है, लास्ट में होगा तो फिर वो अक्विटल होगा, ठीक है। क्रिमिनल ट्रायल खत्म होने के बाद अगर किसी को छोड़ा जाता है तो उसको बोला जाता है अक्विटल, ठीक है। लेकिन क्रिमिनल ट्रायल के शुरू होने के बाद जब पुलिस एफआईआर का इन्वेस्टिगेशन करके चार्जशीट कोर्ट में डालती है तो चार्जशीट के आधार पर ही उसको डिस्चार्ज कर दिया जाता है, ठीक है, अगर उसके ऊपर आरोप नहीं बन रहे होंगे तो। अगला है बेल। तो बेल का मतलब होता है कि भाई ए लीगल प्रोसीजर दैट अलाउ अ पर्सन हु हैज बीन अरेस्टेड फॉर अ क्राइम टू बी रिलीज फ्रॉम कस्टडी टेम्पररीली, ठीक है, कस्टडी में है, ठीक है, जेल में है, तो उसको टेम्पररी रिलीज करते हैं तो उसको बोला जाता है बेल। चार्ज का मतलब ए फॉर्मल अक्यूजेशन मेड बाय अ कोर्ट अगेंस्ट अ पर्सन अक्यूज्ड ऑफ कमिटिंग अ क्राइम, बराबर है, वही है, किसी बंदे के ऊपर कोर्ट चार्ज लगाती है ना कि तुमने मर्डर किया है या तुमने ये किया है या तुमने वो किया है, किसी अपराध के लिए किसी को अक्यूज बनाया जाता है, अक्विजेशन ऑफ एन अक्यूज्ड, ठीक है, तो उसको बोला जाता है चार्ज। अगला है कंप्लेंट। कंप्लेंट को मैं बताता हूँ बहुत लेमैन लैंग्वेज में। बहुत बार क्या होता है, जब आप एफआईआर दर्ज करने जाते हो तो एफआईआर आपका पुलिस नहीं लेता, ठीक है, आमतौर पर पुलिस ये एफआईआर दर्ज करने से कतराती है, हर मामले में पुलिस एफआईआर नहीं लिखती ना, तो पुलिस का कतराना भी सही है, क्योंकि क्या होता है आपको पता होगा, जब आप एफआईआर दर्ज करने जाओगे तो एफआईआर का एक नंबर होता है, पुलिस के पास एक सरकारी डायरी होती है, उसमें एफआईआर को क्रमबद्ध तरीके से लिखा जाता है, फिर उसको एनसीआरबी के पोर्टल पर अपलोड किया जाता है, ठीक है, अभी डिजिटलाइजेशन हो गया है, तो अब आपको घर बैठे किसी के एफआईआर डालोगे तो उसका पूरा डिटेल आ जाएगा कि उसके ऊपर कौन से धारा में है, वो अरेस्ट है या बेल पर है, सब बता देगा। तो एफआईआर आमतौर पर पुलिस नहीं दर्ज करती है। इसके पीछे का लॉजिक ये है कि आप मान के चलो आपको किसी पुलिस स्टेशन का इंचार्ज बनाया गया, ऑफिसर बनाया गया, ठीक है, अब वहाँ पे एफआईआर हर दिन दर्ज हो रहे हैं, ठीक है, हर दिन, और आप आराम से एफआईआर दर्ज भी कर देते हो, तो जब आपका ये रिपोर्ट, आपका ये डायरी सरकार जब रिव्यू करने मंगाएगी, हर सरकार, हर गवर्नमेंट अपने पुलिस स्टेशन का डायरी रिव्यू करने के लिए मंगाती है, कभी कभी कोर्ट भी मंगाती है कि आपके थाने में कितना केस हो रहा है वो देखें जरा, ठीक है। तो अगर उसके एफआईआर की डायरी में बहुत सारा एफआईआर रहेगा तो पुलिस ऑफिसर पे सवाल उठेगा कि भाई तुम जब इतने एक्टिव काम करते हो तो तुम्हारे यहाँ अपराध हो कैसे रहा है, ठीक है, और अपराध इतना हो रहा है कि एफआईआर का पूरा लाइन लगा हुआ है, ये कैसे। तो पुलिस जो है अपना इज्जत बचाने के लिए एफआईआर कम से कम लिखने का कोशिश करता है, ठीक है। तो रीजन इसका ये होता है कि पुलिस ने एफआईआर नहीं लिखा आपका, आप गए पुलिस ने आपका एफआईआर नहीं लिखा, पुलिस ने बोला कि नहीं इस मामले में एफआईआर नहीं बनता है, आप एनसीआर लिखा दो, ठीक है, और या मैं पहले इंक्वायरी करूंगा, इसके बाद मुझे लगेगा तो एफआईआर लिखूंगा। अब आपको है जल्दीबाजी कि यार मुझे तो एफआईआर कराना था, नहीं तो सामने वाला डरेगा कैसे। तो जब पुलिस वाला आपका एफआईआर नहीं लेता है तो आप डायरेक्ट मजिस्ट्रेट को जाके, ठीक है, उस अपराध की सूचना लिखित में, ठीक है, या ओरल जब देते हो तो उसको बोला जाता है कंप्लेंट, ठीक है। कंप्लेंट का याद रखना कि वो पुलिस को नहीं देते हैं, पुलिस को हमने दिया था, नहीं लिया, तब हम डायरेक्ट मजिस्ट्रेट के पास गए। कभी कभी आप डायरेक्ट मजिस्ट्रेट के पास जाते हो, पुलिस के पास नहीं जाते, तो मजिस्ट्रेट के सामने दिया गया किसी भी अपराध की सूचना कंप्लेंट कहलाती है, ठीक है। ये समझ में आया यहाँ तक सभी को? ओके, ठीक है। अगला है आपका ऑफेंस। ऑफेंस का मतलब अपराध होता है भाई, कोई भी ऐसा एक्ट या ओमिशन, ठीक है, जो लॉ के द्वारा प्रोहिबिटेड है, आपको नहीं करना चाहिए, अगर आप वो करते हो तो उसको ऑफेंस माना जाएगा, वो पनिशेबल होता है, बराबर। एक्ट का मतलब होता है कि आपको जो करना चाहिए था, जो आपको नहीं करना चाहिए था आपने वो किया, ठीक है। और ओमिशन का मतलब होता है आपको जो करना चाहिए था आपने वो नहीं किया। ये दोनों फर्क समझना, किसी भी ऑफेंस को डिफाइन करने के लिए आपको ये समझ में आना चाहिए कि एक्ट क्या होता है और ओमिशन क्या होता है, ठीक है।
एक्ट का मतलब होता है, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाओगे तो मैंने इसको डिफाइन किया है। एक्ट का मतलब होता है कि आपको जो नहीं करना चाहिए था आपने वो किया। ओमिशन का मतलब होता है आपको जो करना चाहिए था आपने वो नहीं किया। दोनों ही सूरत में दोनों अपराध है। मुझे नहीं करना चाहिए था मैंने किया, मुझे किसी को गाली नहीं देना चाहिए था मैंने गाली दिया, तो ये क्या है? प्रोहिबिटेड बाय लॉ है, तो ये अपराध हो गया। ओमिशन का मतलब होता है मैं एक डॉक्टर हूँ, मुझे किसी रोगी को दवा देना था, ठीक है, और मैंने उसको दवा नहीं दिया जिसके कारण वो मर गया, ये क्या है? ओमिशन है। तो मुझे जो करना चाहिए था लॉफुली मैंने वो नहीं किया, तो ये भी अपराध है, ठीक है। तो जो करना है वो नहीं किए तो एक्ट, और जो नहीं करना था, जो करना था आपने नहीं किया तो वो ओमिशन। तो ऑफेंस का सीधा सा है कि कोई भी एक्ट या ओमिशन, ठीक है, जो लॉ के द्वारा प्रोहिबिटेड है वो ऑफेंस है। अगला है आपका 4 कॉन्सेप्ट आता है, चारों को अच्छे से समझा देता हूं। एक है अपील, दूसरा है रिव्यू, तीसरा है रिवीजन, चौथा है रिफरेंस। अपील का सिंपल मतलब होता है कि लोअर कोर्ट ने आपको कोई सजा सुनाई है, ठीक है, और आप उस सजा से सेटिस्फाई नहीं हो तो उसको चैलेंज करते हो ऊपर के कोर्ट में, इसको बोला जाता है अपील, ठीक है। रिव्यू का मतलब होता है कि आप उसी कोर्ट में, याद रखना अपील हमेशा ऊपर के कोर्ट में होता है, ठीक है, रिव्यू उसी कोर्ट में होता है जिस कोर्ट ने आपको सजा सुनाया, ठीक है। मान के चलो किसी कोर्ट ने मुझे सजा सुनाया 5 साल का, ठीक है, मुझे लगता है कि 5 साल का सजा इसमें नहीं बनता है, ठीक है, मुझे 3 साल का बनता है मेरे अपराध में, क्योंकि मेरा जो अपराध है वो हीनस कैटेगरी में नहीं आता है, तो मुझे ऐसा लगता है। मैंने कोर्ट में रिव्यू डाल दिया कि सर आपने जो फैसला सुनाया है 5 साल का, एक बार उस पर पुनः विचार करें। रिव्यू का मतलब होता है पुनर्विचार, तो पुनः विचार करेंगे वो वापस अपने ऑर्डर के लिए। तो अपील समझ गए ऊपर के कोर्ट में, रिव्यू समझ गए आपका इसमें। रिवीजन, रिवीजन क्या होता है? रिवीजन होता है कोई भी लोअर कोर्ट है, उन्होंने कोई जजमेंट दिया, ठीक है, अब उस जजमेंट में कोई एरर है या डिफेक्ट है उनके ऑर्डर में, तो आप उसको हायर कोर्ट में जाके रिवीजन में जा सकते हो, ठीक है, कि सर आप इनके कोर्ट को, इन्होंने ऑर्डर दिया है, आप इनको जरा रिव्यू करें, ठीक है, कि इन्होंने सही किया है या गलत किया है, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पे कोई एरर हुआ है। तो जब उस एरर को आप करेक्ट करने के लिए जाते हो ऊपर के कोर्ट में, तो उसको बोला जाता है रिवीजन, ठीक है। रेफरेंस क्या होता है फिर? तो रेफरेंस जो होता है कोई भी लोअर कोर्ट कहीं किसी मामले में फंस जाता है, ठीक है, जैसे क्वेश्चन ऑफ लॉ है, तो लोअर कोर्ट को इतना थोड़ी ना वाइडर थिंकिंग होता है कि वो बहुत बड़ी सोच रखे। एक एग्जांपल देता हूँ छोटा सा। पिछले महीना मेरा एक डिजिटल अरेस्ट का 2 आरोपी मेरे सर के पास आए थे, उसका पूरा डील किया था मैंने। तो बोरीवली कोर्ट ने ना 26 में एक आरोपी को बेल दे दिया जो को अक्यूज था, ठीक है, ये कहते हुए कि इसका जो है इस अपराध में कोई संलग्नता नहीं था। ये मैंने पूरा पुलिस के सामने, मेरे ही सामने जज सर ने बोला था कोर्ट में पुलिस को कि आप इसका रोल तो अभी तक एस्टैब्लिश ही नहीं कर पाए, तो मुझे तो इसको बेल देना पड़ेगा। तो पुलिस वहाँ पे घबरा गया कि यार इसको कैसे बेल मिल जाएगा यार। तो पुलिस ने मतलब पूरा इन्वेस्टिगेशन जो किया था उसमें उसका लिंक सिर्फ इतना बताया था कि इसका नंबर पे कॉल आया था। अब किसी के नंबर पे कॉल आना अपराध हो जाएगा क्या? तो कोर्ट ने कहा नहीं, फिर मुझे इसको बेल देना पड़ेगा। तो को अक्यूज को बेल दे दिया, प्राइम अक्यूज को नहीं दिया। को अक्यूज को जो बेल दिया तो उसमें कंडीशन क्या रखा कि वो हर सप्ताह आके पुलिस चौकी में वो देगा, हाजिरी लगाएगा। मैं डिफरेंस बता रहा हूँ लोअर कोर्ट और हायर कोर्ट का कितना वाइडर स्कोप होता है। इन्होंने दे दिया, फिर हमने उनका सियोरिटी भी उन्होंने दिया था, ठीक है, तो सियोरिटी का भी करा है, पूरा प्रोसेस हो गया। दूसरा वाला जो अक्यूज था वो प्राइम अक्यूज था, उनको इन्होंने बेल रिजेक्ट कर दिया। तो हम लोग गए सेशन कोर्ट में, ठीक है, सेशन कोर्ट में हमारा मैटर 11 नंबर में गया था। तो हम वहाँ गए तो उनका डाला अपन ये बेल एप्लीकेशन, तो उन्होंने वहाँ पे बेल दे दिया उसको, प्राइम अक्यूज को भी। अब देखो लोअर कोर्ट प्राइम अक्यूज को बेल नहीं दिया, सेशन कोर्ट एक झटके में दे दिया। लोअर कोर्ट ने बेल दिया तो बोला एक सप्ताह, हर सप्ताह में तुमको पुलिस चौकी में जाना पड़ेगा। हायर कोर्ट ने जो, सेशन कोर्ट ने जो दिया, उन्होंने बोला 2 महीने पे तुमको पुलिस चौकी में एक बार जाना है। अब डिफरेंस देखो, दोनों ने फैसला सुनाया लेकिन दोनों में कितना अंतर है। तो सेशन कोर्ट जो है वो देखता है कि लिबर्टी, अभी हर सप्ताह बेचारा जाएगा, अब काम नहीं करेगा, वो सोचना चाहिए ना, लोअर कोर्ट को नहीं सोचा। सेशन कोर्ट ने सोचा कि यार इसको हर सप्ताह भेजेंगे तो इसका भी तो मतलब परिवार है, तो 2 महीने में एक बार बोला विजिट करने। तो
कितना अच्छा है। तो यही होता है, तो दोनों में फर्क होता है। लोअर कोर्ट थोड़ा नीचे का सोचता है, हायर कोर्ट जो है वो थोड़ा लिबर्टी पर ज़्यादा ध्यान देता है कि किसी का लिबर्टी जो है कर्टेल ना हो। ठीक है, तो रिफरेंस में समझा रहा था। तो रिफरेंस मतलब है कि कोई भी लोअर कोर्ट जब कोई मैटर देखता है, ठीक है, तो होता है ना कभी कभी फंस जाते हैं वो लोग कि यार यहाँ पे क्या होगा। तो जब कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ पे लोअर कोर्ट अटक जाता है तो वो रेफरेंस लेते हैं हाई कोर्ट से, ठीक है, कि सर मैं यहाँ पे थोड़ा सा मतलब फंस रहा हूँ तो थोड़ा हेल्प करिए। तो उसी हेल्प के प्रोसेस को रेफरेंस कहा जाता है। ठीक है, कि हम रेफर करते हैं सर को कि सर इस मामले में मैं यहाँ पे अटका हूँ, थोड़ा आप मुझे यहाँ पे गाइड करें। ठीक है, तो ये होता है रेफरेंस। इसके बाद अगला है, यहाँ तक समझे ना सब, किसी को कोई डाउट? पक्का? ये सब आगे काम आएगा क्रिमिनल ट्रायल में, ये सब बहुत जरूरी रहता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका जजमेंट। जजमेंट का मतलब होता है भाई फाइनल ऑर्डर। ठीक है, जजमेंट सिविल में भी होता है, क्रिमिनल में भी होता है, याद रखना। सिविल में होता है, डिक्री भी पास होता है सिविल में, जजमेंट जो है क्रिमिनल में भी पास होता है और सिविल कोर्ट में सिविल कोर्ट में भी पास होता है। और ये जो होता है फाइनल डिसीजन होता है कोर्ट का। ठीक है, ये याद रखना। जजमेंट में डिक्री क्या होता है? डिक्री होता है फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एडजुडिकेशन बाय द कोर्ट। ठीक है, सिविल कोर्ट में डिक्री पास होता है, याद रखना पहली बात। दूसरा ये, जब सिविल डिस्प्यूट कोई कोर्ट जो है देख रहा होता है तो उसमें किस पार्टी का राइट है, किस पार्टी ने गलत फाइल किया है, ठीक है, किसके पक्ष में जा रहा है, किस के पक्ष में नहीं जाएगा। तो ये पूरा फॉर्मल एक्सप्रेशन जो होता है ना उनके एडजुडिकेशन का, वो जिस डॉक्यूमेंट पे लिखा होता है उसको बोला जाता है डिक्री। ठीक है, डिक्री का मतलब होता है, ये याद रखना कि ये पहले तो सिविल कोर्ट में होगा और सिविल कोर्ट में जब फाइनल आर्ग्यूमेंट हो जाने के बाद, सब कुछ हो जाने के बाद जब जजमेंट पास करते हैं तो उसके बाद जो है कोर्ट डिक्री पास करता है और उसमें पूरा डिटेल्ड रहता है कि किसके पक्ष में गया, किसके पक्ष में नहीं गया, क्यों नहीं गया, ये सारी डिटेल उसमें रहता है। ठीक है, अभी है एमिकस क्यूरे। एमिकस क्यूरे का मतलब होता है फ्रेंड ऑफ द कोर्ट। आपको बता दूं, जब कोई बड़े बड़े मैटर जब कोर्ट में आता है तो कोर्ट क्या होता है ना कि कभी कभी कोर्ट के पास टाइम नहीं रहता। ठीक है, जैसे मान के चलो कोर्ट के पास कोई मैटर आया लीगल डिस्प्यूट का, मतलब प्रॉपर्टी डिस्प्यूट का। ठीक है, अब उस मैटर में कोर्ट तो नहीं जा सकता जमीन के पास कि चलो मैं देखता हूँ कौन सा जमीन है तुम्हारा जो डिस्प्यूटेंट है, करेक्ट। तो ऐसे मामले में जहाँ कोर्ट या जज खुद से नहीं जा सकते हैं वहाँ पे फ्रेंड ऑफ द कोर्ट को हायर किया जाता है, मतलब किसी एडवोकेट को या लॉयर को अप्रोच करते हैं वो कि आप हमारा यहाँ पे हेल्प करें। ठीक है, और यहाँ पे इस मामले में जैसे ये प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है तो आप जो है उस प्रॉपर्टी के पास जाएं और देखें कि किसके पक्ष में वो है, किसके पक्ष में नहीं है। ठीक है, तो जब कोर्ट किसी लीगल मैटर में किसी एडवोकेट का हेल्प लेते हैं तो उसको बोला जाता है एमिकस क्यूरे। ठीक है, बड़े बड़े डिस्प्यूट में होता है, अब ये छोटे छोटे मामले में नहीं होता। ठीक है, तो एमिकस क्यूरे मतलब होता है जब कोर्ट को किसी ऐसे लीगल मैटर में, ठीक है, खुद से नहीं जा पाते हैं ना कि भाई हर जगह वो थोड़ी जाएंगे, तो हर जगह नहीं जा सकते, तो वो फ्रेंड ऑफ द कोर्ट को जो है अप्रोच करते हैं और उनको बोलते हैं थोड़ा आप मुझे इस मामले में हेल्प कीजिए। ठीक है, फिर वो जो है डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी पे जाएगा, फिर डिटेल बनाएगा, फिर जो है वो कोर्ट को बताएगा कि ये मैटर वहाँ पे था, फिर कोर्ट उसके आधार पर जजमेंट देगा। तो ये काम होता है एमिकस क्यूरे का। ठीक है, अगला है आपका एक्स पार्टे। एक्स पार्टे तो पता ही है कि भाई एक पक्ष को सुन के जब फैसला लिया जाता है तो उसको बोला जाता है एक्स पार्टे। ये कब होता है? जब दूसरी पार्टी कोर्ट के बुलाने पर भी नहीं आती है। ठीक है, तो कोर्ट उसके लिए वेट थोड़ी करेगा। एक बार वो आपको समन भेजा, दूसरी बार भेजा, नहीं आ रहे हो तो कोर्ट को लगेगा कि यार आप जानबूझ के नहीं आ रहे हो, तो कोर्ट एक पक्ष के फैसले में, एक पक्ष के ये फेवर में फैसला सुना देगा, तो इसको बोला जाता है एक्स पार्टे। ठीक है, इसको बदला। इसके बाद है अगला इशू। इशू का मतलब होता है डिस्प्यूटेड पॉइंट। ठीक है, जैसे मान के चलो मैंने बोला कि ये जमीन मेरा है, सामने वाला बोलता है कि नहीं मेरा है, तो ये मेरा और नहीं है मेरा, वो बीच का जो थिन लाइन होता है उसको बोला जाता है इशू। विवादित तथ्य, ठीक है, वो होता है इशू कि भाई कहाँ से ये शुरू हुआ है। मैं बोल रहा हूँ ये जमीन मेरा है, वो बोल रहा है नहीं ये जमीन मेरा है, तो विवाद का विषय क्या हो गया? जमीन हो गया। तो इशू का मतलब होता है कि एग्रीमेंट, मतलब एग्री करना और डिसएग्री करना,
तो ये दोनों का जो पॉइंट होता है उसको बोला जाता है इशू। ये किसी भी इसमें हो सकता है, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट में भी हो सकता है और क्वेश्चन ऑफ लॉ में भी हो सकता है, ठीक है। अगला है आपका कॉज ऑफ एक्शन। कॉज ऑफ एक्शन का मतलब होता है कि भाई कब से आपको जो है प्रॉब्लम शुरू हुआ है और कब से आपने कोर्ट में मामला डाला है। जैसे मान के चलो, कॉज ऑफ एक्शन का मतलब होता है कि जैसे मुझे चेक दिया, ठीक है, किसी ने, अब वो चेक बाउंस हो गया, तो जिस दिन बाउंस होता है वहां से कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो जाता है, ठीक है। तो कोई भी मैटर, कोई भी विवाद जहां से शुरू होता है ना, उसको बोला जाता है, उस लाइन को बोला जाता है कॉज ऑफ एक्शन, क्योंकि उसी कारण आपने एक्शन लिया ना। कॉज ऑफ एक्शन का मतलब क्या है? एक्शन लेने का कारण। तो चेक बाउंस के केस में चेक बाउंस होगा तब आपको एक्शन लेना है ना, तो वो चेक बाउंस होना क्या हो गया? कॉज ऑफ एक्शन लेना हो गया। कोई आपको भाड़ोतरी है, आपको भाड़ा नहीं दे रहा है, तो जिस महीने से वो भाड़ा नहीं दिया है उस महीने से आपका जो है कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो जाता है। 4 महीने का नहीं दिया तो 4 महीने से पहले से आपका कॉज ऑफ एक्शन है, तो ये होता है कॉज ऑफ एक्शन, ठीक है, विवाद जहां से उत्पन्न होता है। अगला है आपका एडजर्नमेंट। एडजर्नमेंट का मतलब होता है स्थगन, हिंदी में बोलते हैं उसको, ठीक है। इसका मतलब होता है कि कोई भी प्रोसीडिंग चल रहा है कोर्ट में, ठीक है, आपको उसको टेम्पररी या परमानेंट के लिए पोस्टपोन करना है, ठीक है, आगे के लिए रखना है, तो उसको बोला जाता है एडजर्नमेंट। जब आप कोर्ट प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये हर केस में 1 बार 2 बार तो एप्लीकेशन लगाना ही पड़ता है कि आज वकील नहीं है, कल विटनेस नहीं है, तो परसों अक्यूज्ड बीमार हो गया जिसका क्रॉस करना था। मतलब बहुत सारे रीजन हो सकते हैं एडजर्नमेंट लेने के, ठीक है। लेकिन एडजर्नमेंट का मतलब होता है कि भाई उस तारीख को, जिस तारीख का आपका मैटर था, उस तारीख को आप ये हियरिंग नहीं कर पाओगे किसी कारणवश, इसीलिए आपको एक नेक्स्ट डेट दिया जाए, ठीक है। एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। देखो, ए हियरिंग कैन बी एडजर्न बिफोर इट बिगिंस ड्यूरिंग द हियरिंग और लेटर डेट और टू अ लेटर डेट। ए कोर्ट कैन एडजर्न फॉर द डे और टू अ स्पेसिफाइड डेट एंड टाइम। सही बात है, उस दिन वो एडजर्न हो जाता है, फिर आपको एक नेक्स्ट डेट मिलता है, तो उसको बोला जाता है एडजर्नमेंट। अगला है आपका इंजंक्शन, ठीक है। इंजंक्शन का मतलब आपको बताया था मैंने कल या परसों के इसमें। तो इंजंक्शन का मतलब होता है टेम्पररी स्टे लगा देना, ठीक है, कि कोई भी काम चल रहा है तो उसको रोक दो, ठीक है। तो ऐसा कोई काम है जो लीगल प्रोसीडिंग, जो भी मैटर है उसके रिगार्डिंग है, और उसको रोकना, उसको प्रिवेंट करना मतलब जरूरी है, और वो एक्ट जो है सामने वाला रॉन्गफुल कर रहा है, तो कोर्ट जो है इंजंक्शन ग्रांट करती है। इंजंक्शन 2 टाइप का होता है, एक होता है टेम्पररी, एक होता है परमानेंट। परमानेंट को परपेचुअल भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये सब आपको पता ही होगा, तो आगे बढ़ते हैं। अगला है स्टे ऑर्डर। स्टे ऑर्डर का मतलब होता है कि कोई भी कोर्ट ने, मतलब कोर्ट जो है, कोई बंदा है, कोई ऐसा काम कर रहा है जो जिससे किसी के फंडामेंटल राइट को जो है वायलेट किया जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे काम को रोकने के लिए आप कोर्ट में स्टे ऑर्डर के लिए अपील करते हो, ठीक है, एप्लीकेशन करते हो। जैसे मान के चलो, एक एग्जांपल दूं आपको, यूपी में बुलडोजर बहुत चलता है, ठीक है। तो कभी कभी आपको पता होगा कि किसी मस्जिद के ऊपर बुलडोजर लगा दिया जाता है जो इलीगल हो। लीगल मस्जिद कैसे तोड़ेगा, या मंदिर कैसे तोड़ेगा लीगल। तो जो इलीगल होता है वहां पे जो है वो ये बुलडोजर चला देते हैं। तो जब पता चलता है कि आज बुलडोजर चलने वाला है और उससे किसी के राइट्स जो हैं वो छीन सकते हैं, तो वो कोर्ट में एप्लीकेशन कर देता है कि आप इसको फिलहाल रुकवाइए, नहीं तो बहुत अनर्थ हो जाएगा, ठीक है। तो कोर्ट जो है ग्राउंड देखते हुए स्टे ऑर्डर लगा देती है कि फिलहाल अभी आप वो काम नहीं करोगे, ठीक है, ऐसा। तो स्टे ऑर्डर यही होता है, किसी भी काम को जो लीगल प्रोसीडिंग हो, ये याद रखना। मतलब कोई बुलडोजर चला रहा है तो लीगल ही काम कर रहा होगा ना, कोई गलत काम थोड़ी करेगा। तो कोई ऐसा लीगल प्रोसीडिंग, ठीक है, जिसमें किसी सिटीजन्स के राइट को जो है वायलेट किया जा सकता है, ठीक है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए ये स्टे ऑर्डर का जो है इस्तेमाल किया जाता है। स्टे ऑर्डर हर केस में हो सकता है, लोअर कोर्ट के केस में भी हो सकता है। लोअर कोर्ट में कोई आपका मैटर गया और लोअर कोर्ट ने आपका जो है डिसीजन लेने वाले हैं, ठीक है, लेकिन आपको लगता है कि अगर वो डिसीजन लेंगे तो कुछ गलत हो सकता है, तो आप जाओ हायर कोर्ट में, बोलो सर उनके ऑर्डर को जो है स्टे कर दीजिए। कोर्ट स्टे कर देगा कि भाई तुम्हारा ऑर्डर फिलहाल रखो, बाद में देखेंगे, ठीक है। तो ये हो सकता है स्टे ऑर्डर में। स्टे ऑर्डर का मतलब किसी चीज को रोकने के लिए, ऐसा।
अगला है एफिडेविट। एफिडेविट मैंने बताया था आप लोगों को, एफिडेविट का मतलब होता है शपथ पत्र, ठीक है। ये तब दिया जाता है जब आपका कोई भी मैटर हो कोर्ट में, ठीक है, या कोई भी लीगल प्रोसीडिंग में आपने कुछ डॉक्यूमेंट दिए हैं, ठीक है, वो आपके हिसाब से सत्य है, ठीक है, तो आपके हिसाब से सच है और उसमें अगर कोई गलती पाई जाती है तो उसके लिए आप जिम्मेदार होगे। तो इस बात को बोलने के लिए, ठीक है, आपको एक रिटन स्टेटमेंट के तौर पे दिया जाता है, मतलब आपके द्वारा, तो उसको बोला जाता है एफिडेविट। जब आप कोई कोर्ट में केस फाइल करोगे उसमें भी आपको एफिडेविट लगाना पड़ता है कि मैंने जो भी तथ्य रखे हैं अपने केस में वो सारा सही है, कुछ भी गलत होगा तो लीगल एक्शन मेरे ऊपर लिया जा सकता है। तो ये होता है, ठीक है, एफिडेविट। अगला है रिट्स, ठीक है। रिट्स का मतलब होता है, रिट जो है एक फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए वेपन बनाया गया है, मान के चलो इसको, ठीक है, और ये जो है कभी भी आपके फंडामेंटल राइट जो है वायलेट होते हैं तो आप रिट का इस्तेमाल कर सकते हो। रिट जो होता है 5 तरीके का होता है, ठीक है, आपको बताया था मैंने, सर्टियोरारी, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, हेबियस कॉर्पस, और एक और है ना, अभी 5 टाइप के हैं, एक सेकंड में बता देता हूँ, क्योंकि रिट्स का आपको एक सवाल तो बनेगा ही बनेगा 100% रिट्स से, ठीक है। एक है हेबियस कॉर्पस, दूसरा है मैंडेमस, तीसरा है सरसोरारी भी बोलते हैं, चौथा है प्रोहिबिशन, पांचवा है कोवारंटो, ठीक है। हेबियस कॉर्पस तब लगाया जाता है जब कोई बंदे को इलीगल अरेस्ट किया गया हो, ठीक है, या इलीगल आपने उसको बंद रखा है तो उसको छोड़ने के लिए हेबियस कॉर्पस लगाया जाता है। मैंडेमस का मतलब होता है कि कोई भी सरकारी अथॉरिटी अपना काम नहीं कर रहा है, ठीक है, तो कोर्ट जो है उसको ऑर्डर देगा कि आप करो, वी कमांड, मैंडेमस का मतलब होता है, ठीक है। सर्टियोरारी का मतलब होता है कि कोई भी कोर्ट ने, लोअर कोर्ट ने कोई ऑर्डर पास किया है, ठीक है, जो कि गलत है, वो जो ऑर्डर है वो पास नहीं होना चाहिए था, तो उस ऑर्डर को सप्रेस करने के लिए, हटाने के लिए ये हायर कोर्ट जो है रिट ऑफ सर्सोरारी का यूज करते हैं। इसके बाद है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का मतलब होता है जब कोई लोअर कोर्ट अपने जुरिस्डिक्शन से ऊपर बढ़ के, ठीक है, कोई मैटर को सुनने की कोशिश करने लगते हैं या अपना कोई भी मैटर में प्रोसीडिंग चला देते हैं, तो उस प्रोसीडिंग को रोकने के लिए रिट ऑफ प्रोहिबिशन का इस्तेमाल किया जाता है। प्रोहिबिट करते हैं कि आप इस मैटर को नहीं देखोगे, ठीक है, क्योंकि ये आपके जुरिस्डिक्शन का नहीं है। इसके बाद अगला है कोवारंटो। कोवारंटो का मतलब होता है बाय व्हाट अथॉरिटी, आप कौन से अथॉरिटी से इस पोस्ट को होल्ड किए हो। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, आपने देखा होगा कि आप ट्रेन में जाते हो, ठीक है, ट्रेन में जाते हो तो कभी कभी क्या होता है, यूपी बिहार के केस में मैं बता रहा हूँ, उधर क्या होता है तो पुलिस वाला भी पैसा वसूलने के लिए ना टिकट चेक करने लगता है। गलत है ना, ट्रेन में टीटी बनाया गया है कि भाई टीटी ही आपका टिकट चेक करेगा, पुलिस कौन होता है चेक करने वाला, पुलिस के पास कोई अथॉरिटी है क्या, नहीं है। तो इस केस में आप उस पुलिस वाले के ऊपर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाके कोवारंटो इस्तेमाल कर सकते हो कि ये किस अथॉरिटी से इसने टिकट मेरे से मांगा चेक करने के लिए। पुलिस है तो पुलिस का ड्यूटी करे, इसको टीटी बनने का क्या अधिकार है। तो ये होता है रिट। तो उम्मीद है आप लोगों को रिट के बारे में समझ में आया हो, ठीक है, ओके। बाकी ये तो आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगा वापस से मतलब ये देखने के बाद, तो आप लोग एक बार देख लेना, ठीक है, तो अच्छा रहेगा। अब कौन आया भाई, ओके। अभी हम लोग चलते हैं, कहाँ थे हम लोग, रिट पे थे ना, हाँ, अभी हमारा, हाँ, रिट्स हो गया ना। रिट्स जो है ए फॉर्मल रिटन ऑर्डर इशूड बाय अ कोर्ट, ठीक है। रिट जो होता है एक फॉर्मल रिटन ऑर्डर होता है, ठीक है, जो कोर्ट जो है किसी अथॉरिटी को उसके काम करने के लिए, कंपेल करने के लिए देती है, ठीक है। ये फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया था, इतना याद रखना बहुत काफ़ी है। इसके बाद आप याद रखना कि 5 टाइप के रिट होते हैं और फिर आप उसका
व्याख्यान कर देना अगर डिटेल में पूछे तो, नहीं तो कोई बात नहीं। इसके बाद अगला है जुरिस्डिक्शन। क्या होता है? जुरिस्डिक्शन का मतलब होता है अधिकार क्षेत्र, ठीक है। मतलब किसी भी अथॉरिटी को, पुलिस हो या जुडिशियल अथॉरिटी हो या एक्स्ट्रा जुडिशियल अथॉरिटी हो, ठीक है, उनको अपने काम करने के लिए एक उनका एरिया डिसाइड किया गया है, ठीक है, टेरिटरी, कि आपके जो भी पावर हैं, आपके जो भी ड्यूटीज हैं, आप इसी पर्टिकुलर एरिया में उसका इस्तेमाल करोगे। तो ये उनका क्या हो गया? जुरिस्डिक्शन हो गया, ठीक है। तो किसी भी अथॉरिटी का उनके पावर और उनके ड्यूटी को इस्तेमाल करने के लिए दिया जाने वाला एलोकेटेड एरिया जुरिस्डिक्शन कहलाता है, ठीक है। हर पुलिस स्टेशन को उनका एलोकेटेड एरिया दिया है ना, बोरीवली का है तो भाई आप इतना ही देखोगे, तो ये उनका क्या हो गया? जुरिस्डिक्शन हो गया कि भाई मेरे जुरिस्डिक्शन। तो हर अथॉरिटी को दिया गया है। तो जब हम इसमें पढ़ रहे हैं तो हम कोर्ट का ज़्यादा ध्यान देंगे। तो कोर्ट के परिप्रेक्ष्य में हर कोर्ट को अपना अपना एक अधिकार क्षेत्र दिया गया है कि आप इस एरिया को कवर करोगे। तो जुरिस्डिक्शन का मतलब होता है बेसिकली पावर और ड्यूटी को एक्सरसाइज करने के लिए जो एक्सटेंडेड एरिया दिया गया है उनको, वो होता है जुरिस्डिक्शन। अगला है आपका सूट्स। सूट क्या होता है? मैंने सिविल प्रोसीडिंग भी बताया था आप लोगों को पहले कि कोई भी बंदा है, अगर उसको लगता है कि उसके किसी ने सिविल राइट जो है इन्फ्रिंज किए हैं, मान के चलो एक भाड़ोत्री है, उसने रूम लिया था भाड़े पे, भाड़ा नहीं दे रहा है, तो रूम मालिक क्या करेगा कि भाई तू भाड़ा दे या रूम खाली कर। अब वो दोनों नहीं कर रहा है तो वो अपना दुखड़ा, अपना ग्रीवेंसेज लेके जाएगा ना कोर्ट में, ठीक है। तो उसके पहले वो एक एडवोकेट हायर करेगा जिसको प्लीडर कहा जाता है। अब प्लीडर जो है उसका जो है दुख, जो भी उसका ग्रीवेंसेज है, उसको एक ड्राफ्ट में लिखेगा जिसको बोला जाता है प्लेंट, ठीक है। अब यही प्लेंट जब कोर्ट में फाइल किया जाएगा तो उसको बोला जाएगा सूट, ठीक है। और जैसे ही सूट ये फाइल हो जाता है कोर्ट में तो उसको बोला जाता है इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, ठीक है। तो प्लेंटिफ के द्वारा बनाए गए प्लेंट को जब हम कोर्ट में प्रोड्यूस करते हैं तो उसको बोला जाता है सूट, ठीक है। अगला है आपका प्लेंटिफ। कौन होता है? जो प्लेंट बनवाता है। मान के चलो इस केस में जो अभी मैंने बताया, इस केस में प्लेंटिफ कौन होगा? रूम मालिक होगा, क्योंकि उसका भाड़ा भी नहीं मिल रहा है और वो रूम खाली भी नहीं कर रहा है, ठीक है। तो उसने जब कोर्ट में सूट फाइल किया तो उस केस में ये बेचारा हो जाएगा प्लेंटिफ, और सामने वाला जो भाड़ोत्री है, जो रूम नहीं खाली कर रहा है और ना पैसा दे रहा है, वो हो जाएगा डिफेंडेंट, ठीक है। तो किसी भी लीगल डिस्प्यूट में, ठीक है, सूट फाइल करने वाला प्लेंटिफ होता है और उसको डिफेंड करने वाला जो सामने वाला अक्यूज होता है उसको डिफेंडेंट कहा जाता है, ठीक है। अब किसी भी सूट में जब कोर्ट में जाता है तो प्लेंटिफ अपना क्या रखता है? कोर्ट में अपना फरियाद रखता है ना कि मेरे साथ ये हुआ है, तो उसको फरियाद को बोला जाता है प्लेंट, ठीक है। अब डिफेंडेंट अपनी बात रखेगा, तो डिफेंडेंट जब अपनी बात रखता है तो उसको बोला जाता है रिटन स्टेटमेंट, ठीक है। प्लेंटिफ अपनी बात प्लेंट के दौरान प्लेंट के कैसे समझाऊं, प्लेंटिफ जो है अपनी बात प्लेंट के जरिए कोर्ट में रखता है, डिफेंडेंट अपनी बात रिटन स्टेटमेंट के जरिए कोर्ट में रखता है। जब दोनों अपनी बात रखते हैं कोर्ट में तो इसी प्रोसेस को बोला जाता है प्लीडिंग, ठीक है। याद रखना, प्लेंटिफ ने अपना प्लेंट डाला, डिफेंडेंट ने अपनी बात रखने के लिए रिटन स्टेटमेंट डाला, तो इसी दिन दोनों को रखने के प्रोसेस को प्लीडिंग कहा जाता है, ठीक है। तो इसी का अगला सवाल आपका जो है प्लीडिंग ही था। इसके बाद है आर्बिट्रेशन। तो आर्बिट्रेशन का मतलब क्या होता है कि भाई आप कोर्ट में जाए बगैर किसी थर्ड पार्टी के साथ, ठीक है, आप कोई भी लीगल डिस्प्यूट रिजॉल्व करते हो तो वो होता है आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन में एक आर्बिट्रेटर होता है और ये अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का एक मैकेनिज्म है, ठीक है। तो ये होता है आर्बिट्रेशन। उम्मीद है यहाँ तक सबको समझ में आया हो। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। नहीं है, ठीक है। आप थोड़ा लेट हो गए हेमंत सर, चलिए कोई बात नहीं, मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा पूरा कॉन्सेप्ट। मैंने एकादशी जाना इसलिए मंदिर गया था। चलेगा ओके। अरे मंदिर जाना जरूरी है, भगवान तो प्रसन्न हो, इंसान तो वैसे भी कोई प्रसन्न नहीं हो रहा है, कुछ भी कर लो, ठीक है। जोक सपाट, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपका पावर ऑफ अटर्नी, ठीक है। पावर ऑफ अटर्नी का मतलब है कि भाई आप अपने बिहाफ में किसी को
आपका पावर जो है परफॉर्म करने के लिए किसी को अधिकार दे रहे हो, सिंपल लेमन लैंग्वेज में, ठीक है, उसको बोला जाता है पावर ऑफ अटर्नी, ठीक है। जैसे मान के चलो मैं मुंबई में रहता हूँ, ठीक है, और मैं अभी जा रहा हूँ मान के चलो लंदन, तो मुंबई में मेरा जो प्रॉपर्टी है उसमें कोई बहुत सारे लोग हैं, स्टाफ है, कंपनी है मेरा, उसमें कुछ काम रहता है, ठीक है, तो मैं लंदन से तो सुपरवाइज नहीं कर सकता ना, तो मैं अपने पावर को मैं अपने मैनेजर को दे के जाऊंगा कि भाई किसी को तुमको निकालना हो निकाल सकते हो, किसी को रखना हो रख सकते हो, जो भी पैसा आएगा या जाएगा उसका डिटेल आप रख सकते हो। ऐसा कुछ नौबत आए कि कहीं का कुछ प्रॉपर्टी बेचना पड़े, ठीक है, तो आप वो भी बेच के जो है कंपनी को ग्रो करना कर सकते हो। तो ये सब देने के लिए आपको उसको आपका अधिकार देना पड़ेगा ना। तो जब आप अपना लीगल अधिकार उसको देते हो तो ये होता है पावर ऑफ अटर्नी के जरिए, ठीक है। जब तक आप पीओए साइन नहीं करोगे तब तक आपका जो पावर है उसके पास नहीं जाएगा। तो पावर ऑफ अटर्नी जो है एक डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है, जिसके जरिए कोई अथॉरिटी अपने पावर किसी सामने वाले को देता है, ठीक है। इसका सिंपल एग्जांपल है, जैसे मान के चलो बड़े बड़े कंपनी, जैसे मान के चलो अभी ये है क्या बोलते हैं प्रियंका चोपड़ा है, ठीक है, अब उसका कोई डिस्प्यूट हो गया चेक वेक का, ठीक है, तो अब वो थोड़ी आएगी कोर्ट में कि यार मेरा चेक बाउंस हो गया, थोड़ा देख लीजिए कोर्ट में, ऐसा थोड़ी करेगी वो अपने स्टाफ को पावर ऑफ अटर्नी दे देगी कि जा भाई तू इस मैटर को डील कर, ठीक है। तो पावर ऑफ अटर्नी के जरिए उसका स्टाफ अब उसका चेक बाउंस का पूरा केस देख सकता है। तो ये होता है पावर ऑफ अटर्नी। अगला आपका पूछ रहा है लॉ क्या होता है, व्हाट इज लॉ, ठीक है। तो लॉ जो है एक सेट ऑफ रूल्स होता है, ठीक है, दैट आर क्रिएटेड एंड इन्फोर्सिएबल बाय सोशल और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन टू रेगुलेट बिहेवियर। तो ये जो है लॉ एक सेट ऑफ रूल्स होता है, ठीक है, जो कि इन्फोर्सिएबल होता है सोशल और गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशन के द्वारा, ठीक है, जिससे लोगों के व्यवहार को रेगुलेट किया जाता है, ठीक है। अगर लॉ नहीं रहेगा तो लोग इधर उधर कुछ भी करने लगेंगे, ठीक है, ऐसा। अगला है जस्टिस। जस्टिस का तो मतलब होता है न्याय भाई, कि भाई किसी भी प्रोसीडिंग में फेयर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो यही है ना जस्टिस, किसी को हार्म ना हो, ऐसा। तो ये सब जो है जस्टिस के अंदर कवर होता है। अब आते हैं हम लोग लॉन्ग आंसर पे, ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे शॉर्ट नोट्स। तो सबसे पहला लॉन्ग, ये हमारा मतलब कॉन्सेप्ट मतलब 2 मार्क्स वाले थे, ठीक है, जिसमें आपको पूछा जा सकता है ये सारे टर्म। अगला है हमारा लॉन्ग आंसर। सबसे पहला सवाल है व्हाट इज इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, एक्सप्लेन द वेरियस रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, ठीक है। तो इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या होता है, इंटरप्रेट करना, ठीक है। स्टैट्यूट का मतलब क्या होता है, कोई लॉ कानून, ठीक है, जो लेजिस्लेचर ने बनाया है। तो जब कोई कानून बनता है तो हर बार कानून में जो लीगल पॉइंट्स होते हैं, वर्ड्स होते हैं, हर बार क्लियर नहीं होता, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, मैं एक एग्जांपल दूं, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। इसमें क्या है, इसमें लिखा है कि किसी भी बंदा को, किसी भी महिला को 26 वीक का, उसके प्रेगनेंसी के दौरान 26 वीक का लीव मिलेगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। उसमें कहीं नहीं लिखा है कि 26 वीक में संडे भी इंक्लूड होगा कि नहीं होगा, कहीं नहीं मेंशन है, सिर्फ लिखा है कि 26 वीक का लीव मिलेगा। अब 26 वीक का लीव मिलेगा मान के चलो, तो उस लीव का जो है पैसा मिलता है, पे रहता है वो लीव। तो जब कोई भी मैनेजर है या कंपनी है तो 26 वीक का जो पैसा देगा, वो संडे को तो नहीं आती थी काम पर, कभी नहीं आती थी, तो संडे तो लीव रहता है। तो संडे को लीव का छोड़ के 26 वीक का देना है कि 26 वीक में संडे भी आएगा और तब दे देना है। तो इस पर बहुत बहस हो गया था, क्योंकि लेजिस्लेचर ने ये डिक्लेयर नहीं किया था उसमें कि 26 वीक में संडे भी इंक्लूड होना चाहिए। तो इसका एक मैटर चला गया था कोर्ट में कि एक महिला का 26 वीक का जो प्रेगनेंसी का लीव था, उसमें कंपनी ने 26 वीक का तो दिया, लेकिन 26 वीक में जितने संडे थे ना सब काट लिया। अब ये लड़की पहुंच गई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, बोलती है ये संडे को कैसे काट सकता है। तो कंपनी ने बोला कि सर ये संडे को तो कभी आती नहीं थी, संडे को तो लीव रहता है ऑफिशियली, तो लीव का कैसे दूं मैं, जो ऑलरेडी लीव है उसका कैसे दूं। इनको 26 वीक का मिलना चाहिए, तो मैं 26 वीक का दिया हूं, सिर्फ संडे का कटा है। तो इसने बोला, ये कोर्ट ने, देखिए ये जो लेजिस्लेचर बनाया गया था
वो महिलाओं के बेनिफिशियरी के लिए बनाया गया था, ठीक है। तो महिलाओं के बेनिफिट के लिए हमें काम करना है। तो अगर एक संडे का कटता है तो उस महिला का 26 संडे का कट जाएगा। आप तो कंपनी हो, कंपनी है ना, तो कंपनी का तो इनकम कहीं से भी हो सकता है, लेकिन महिला का इनकम तो कहीं से नहीं हो सकता ना। तो कंपनी ने कोर्ट को लाइबल माना और उन्होंने बोला कि नहीं, आपको संडे को भी देना चाहिए, क्योंकि लेजिस्लेचर का मानना था कि 26 वीक में सब संडे भी आएगा, ठीक है। तो आप संडे को काट नहीं सकते हो। तो ये होता है इंटरप्रिटेशन, कि मतलब कोई लॉ है ऐसा जहाँ पे कोई ऐसे लीगल पॉइंट्स हैं, वर्ड्स हैं जिसमें डिफाइन नहीं किया गया है अच्छे से, तो वहाँ पे जो जज हैं, कोर्ट हैं, वो अपना दिमाग लगाता है, तो उसको बोला जाता है इंटरप्रेट करना। तो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट का मतलब होता है कि भाई कोई ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोर्ट किसी स्टैट्यूट के कोई ऐसे वर्ड्स को क्लियर करने की कोशिश कर रहा है जो अनक्लियर है या एम्बिग्विटी है जिस वर्ड में, ठीक है। अब ये इंटरप्रिटेशन के 3 रूल दिए गए हैं मेन, ठीक है। एक होता है लिटरल रूल, कि भाई आपको लॉ में जो लिखा है आप वही देखो, आपको कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है एक्स्ट्रा, ठीक है। दूसरा है गोल्डन रूल, कि भाई आपको कोई वर्ड ऐसा लग रहा है जहाँ पे लगता है कि यहाँ लेजिस्लेचर ने मिस्टेक किया है, ये होना चाहिए, तो आप अपने तर्क शक्ति से दिमाग लगा के उस वर्ड को मॉडिफाई कर सकते हो, ठीक है, आप अपने हिसाब से। तीसरा है मिस्चिफ रूल। मिस्चिफ रूल बोलता है कि भाई देखो, कोई भी वर्ड अगर आपको समझ में नहीं आए तो पहले ये याद रखना कि इससे पहले इस जगह पे लॉ कौन सा था, ठीक है, एक बात। दूसरी बात आप ये याद रखना कि इससे पहले जो लॉ था उसमें इस प्रॉब्लम से लड़ने के लिए शक्ति था या नहीं था। अगर नहीं होगा तभी तो ये लॉ आया ना, अगर रहता तो फिर ये लॉ क्यों आता, तो उसमें कुछ एरर रहा होगा। तीसरा बोलता है कि जो भी वर्ड आपको इसमें समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, उस वर्ड में जाओ और उसका लिटरल मीनिंग निकालो कि वहाँ पे जो मिस्टेक था यहाँ पे फुलफिल कर रहा है क्या। तो ये 3-4 चीज़ें अगर आप निकाल लो उसमें से, तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तुरंत आप समझ जाओगे कि भाई ये वर्ड का मतलब क्या होगा, ठीक है। तो इसको बोला जाता है मिस्चिफ रूल, और ये आया था हेडन केस से, इसीलिए हेडन्स केस भी कहा जाता है इसको, या हेडन्स रूल भी कहा जाता है, ठीक है। अगला सवाल है आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है, ये भी पूछा गया कई बार। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है आपके डीपीएसपी में है, वो भी आर्टिकल 44 में है। इसका मानना है सिंपल सा कि भाई अपने देश में बहुत सारे धर्म हैं, बहुत सारे लोग हैं, सबके अपने अपने धर्म के हिसाब से कानून है, ठीक है। तो इतने सारे कानून रहेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा क्या होगा, डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा, ठीक है, सब अपनी अपनी मर्जी के करने लगेंगे। तो सरकार ये कोशिश करेगा कि इस देश में, अपने देश में कोई एक ऐसा पॉलिसी हो जिसके आधार पर पूरे देश में जो है फंक्शन हो, ठीक है, कोई ये मतभेद ना हो। जैसे अपने मान के चलो यूसीसी जो है, अपने हिंदू धर्म में जो है 1 शादी कर सकते हैं, इस्लाम धर्म में आप 4 कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, इनइक्वलिटी हो जाता है समाज में कि भाई उसको 4 करने दिया जा रहा है, हमें 1 करने दिया जा रहा है, और इससे प्रॉब्लम भी क्रिएट होता है कि लोग डाइवोर्स दे देते हैं फटाफट, कि भाई हमारा तो राइट है, हम 4 कर सकते हैं, तो हम डाइवोर्स दे देते हैं, ठीक है। तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार कहा है सेंटर से कि आप यूसीसी लाइए, एक कानून रहेगा तो सबको उसको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो यूसीसी जो है, यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड, वो सब के लिए एक कानून की बात करता है, ठीक है। तो ये जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड रेफर्स टू अ सिंगल सेट ऑफ लॉज गवर्निंग पर्सनल मैटर्स सच एज मैरिज, डाइवोर्स, अडॉप्शन, इनहेरिटेंस एंड सक्सेशन फॉर ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसका मानना है कि भाई कोई एक ऐसा लॉ हो जिससे सब धर्म का एक ही नियम हो जाए, शादी के लिए हो या डाइवोर्स का हो या अडॉप्शन का हो या सक्सेशन का हो, सब के लिए एक प्रोसीजर, ठीक है। तो यूसीसी उसके लिए जो है वकालत करता है। अगला सवाल है आपका, व्हाट इज लॉ एंड वेरियस सोर्सेज ऑफ लॉ। लॉ क्या है, तो मैंने बताया था शुरू में कि लॉ एक सेट ऑफ रूल्स है और रेगुलेशन है, ठीक है, जो कि किसी स्टेट को गवर्न करने के लिए, ठीक है, वहाँ के लोगों में बिहेवियर, उनके बिहेवियर को कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो उसको रिजॉल्व करने के लिए जो है ये लॉ काम करता है। लॉ के सोर्स क्या क्या हैं, तो सबसे पहला सोर्स है कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा है लेजिस्लेशन, तीसरा है जुडिशियल डिसीजन, चौथा है ट्रीटी, पांचवा है कस्टम। अब ये कैसे है लॉ का सोर्स, तो बताता हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन है तो आपको पता होगा कि हमारे देश में जो भी एक्ट बनते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर बनता है, ठीक है। उसमें हर इंसान के फंडामेंटल राइट प्रोटेक्ट हो, इस हिसाब से कानून बनाया जाता है,
ठीक है। तो हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन को सबसे पहले मानते हैं, तो इसीलिए लॉ का सबसे पहला सोर्स कॉन्स्टिट्यूशन होता है। दूसरा है लेजिस्लेशन। लॉ जब कोई लेजिस्लेटिव बॉडी पास करता है, ठीक है, गवर्नमेंट पास करता है, तो वो जो है सोर्स बनता है लॉ का। तीसरा है जुडिशियल डिसीजन। किसी कोर्ट ने जब कोई ऑर्डर पास किया, ठीक है, तो वो भी जुडिशियल डिसीजन जो है लॉ बनाने के काम आता है। कैसे? तो जैसे आपको पता होगा ये कौन सा था, ये विशाखा वाला। विशाखा वाले केस से पहले कोई ऐसा नहीं था, आपका सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट, वर्क प्लेस एक्ट, ऐसा कोई एक्ट नहीं था पहले, ठीक है। लेकिन विशाखा के केस के बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसके ऊपर एक कानून बनाई जाए, जो भी महिलाएं वर्किंग प्लेस पे काम करती हैं उनको प्रोटेक्शन मिले, ठीक है। तो इसी जुडिशियल डिसीजन के बाद वो लॉ आया था, तो ये हो गया ना सोर्स उसका। तो ऐसे ही बहुत सारे डिसीजन ऐसे होते हैं। आपको पता होगा निर्भया कांड के बाद आया था आपका ये पॉक्सो एक्ट, ठीक है। तो बहुत सारे एक्ट ऐसे आए हैं जो कोर्ट के डिसीजन के बाद आए हैं, तो ये सोर्स बन जाता है उसका, ठीक है। फिर ट्रीटी भी है, हमारा देश जो है बहुत सारे ट्रीटी के अंदर पार्टिसिपेट किया है, WTO हो या अपना क्या बोलते हैं यूनाइटेड नेशन हो, जो भी है, तो उस ट्रीटी का हमारा देश मेंबर है, तो हम वहाँ से भी कुछ कुछ चीज़ें अडॉप्ट करते हैं। जैसे वहाँ पे लिखा है कि भाई बच्चों के लिए अलग से प्रोटेक्शन लॉज बनाए जाए, तो हमने चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट बनाया है, ठीक है। लेबर के लिए बनाया जाना चाहिए, तो लेबर एक्ट हमने बनाया। तो बहुत सारी चीज़ें हमने ट्रीटी के आधार पर बनाए हैं। तो ट्रीटी इसीलिए जो है हमारा सोर्स ऑफ लॉ होता है। अगला है कस्टम। कस्टम का मतलब होता है कि भाई कोई भी ऐसा रिचुअल, ऐसा मतलब नियम जो हम शुरू से ही मानते आ रहे हैं, तो वो जब कोर्ट या गवर्नमेंट उसको अप्रूव कर देता है कि ये सही है, तो वो बन जाता है कस्टम। और कस्टम जो है लॉ बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। हिंदू मैरिज एक्ट कैसे बना? ये पहले हमारा कस्टम ही था ना। हम लोग शादी करते थे तो सिंदूर लगाते थे, हम लोग आग के साथ फेरे लेते थे, करते थे ना। तो वो हमारा क्या बन गया? कस्टम। तो अब हमने हिंदू मैरिज एक्ट बनाया, उसमें हमने लिखा कि अगर आप 7 फेरे नहीं लेते हो, सिंदूर नहीं लगाते हो, तो आपकी शादी वैलिड ही नहीं मानी जाएगी। और आज भी सुप्रीम कोर्ट बहुत सारे शादी को इनवैलिड कर देता है कि आपने 7 फेरा नहीं लिया, आप मंगलसूत्र नहीं पहन रहे हो, आपने सिंदूर नहीं लगाया। तो ये सब क्या है? हमारे जो हिंदू मैरिज एक्ट है, हमारे जो कस्टम थे, उसके मेन एलिमेंट थे। बाकी लोकल लॉज, रिलीजियस लॉज, ये सब जो है अलग ही है, ये सब भी लॉ का जो है सोर्स है, लेकिन ये मेजर सोर्स में नहीं आता। अगला है आपका 4 पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। क्या है 4 पिलर? तो 4 पिलर ऑफ डेमोक्रेसी हमारा पहला है लेजिस्लेचर, दूसरा है एग्जीक्यूटिव, तीसरा है जुडिशियरी, ठीक है, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, और चौथा होता है मीडिया। मीडिया को 4th पिलर माना गया है, ठीक है। तो यही बोलते हैं ना, गोदी मीडिया मीडिया ही बिक गई है सब। तो ये है, तो 4th पिलर हमारा वो है। अगला सवाल आपसे पूछ रहा है, डिस्क्राइब द सर्च ऑफ केस लॉ ऑन वेदर कॉन्ट्रैक्ट बाय माइनर इज वॉइड एब इनिशियो। तो आप लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा था, तो उसमें बताया था ना कि बच्चे के साथ जो है किया गया एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? वॉइड एब इनिशियो। तो आपको यहाँ पे केस लॉ लिखने बोल रहा है, तो कौन सा केस था? मोहिरी बीवी वर्सेस धर्मोदास घोष। याद रखना, अगर आपसे पूछे कि केस लॉ बताइए जिसमें माइनर के साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट वाइड एब इनिशियो कहा गया हो, तो उसमें था मोहिरी बीवी वर्सेस धर्मोदास का केस, जिसमें कोर्ट ने माना कि कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय माइनर्स आर वॉइड एब इनिशियो, ठीक है। अगला सवाल है आपका सालुस पोपुली ईस्ट सुप्रीमा लेक्स, मतलब मैगजिम से पूछा गया है। तो सालुस पोपुली ईस्ट सुप्रीमा लेक्स का मतलब होता है वेलफेयर ऑफ द पीपल इज द सुप्रीम लॉ, ठीक है। कोई भी एक्ट है या कोई भी कानून है या कोई भी आपका प्रिंसिपल है, ठीक है, तो अगर वो वेलफेयर ऑफ द पीपल है तो वो सुप्रीम लॉ माना जाएगा, ठीक है। मान के चलो मैं आपको बताऊं, जैसे कोई एक्ट बनाया गया, ठीक है, उसमें लोगों के फंडामेंटल राइट थोड़े बहुत वायलेट हो रहे हैं, ठीक है, तो कोर्ट जो है उसको वो कर देते हैं, मतलब वहाँ से जितना पार्ट जो होता है ना लॉ का जो वायलेट करते हैं उसको हटा दिया जाता है, ठीक है। क्यों हटा दिया जाता है? क्योंकि वेलफेयर ऑफ द पीपल इज द सुप्रीम लॉ, ठीक है। लोगों का जो है, जो सोसाइटी है हमारी, उनका वेलफेयर जो है सबसे बड़ा लॉ है, उससे ऊपर कोई नहीं है, ठीक है। तो जो पार्लियामेंट है अगर कोई ऐसा लॉ बनाती है जिससे वेलफेयर ऑफ द पीपल का जो है
नुकसान हो सकता है तो वो लॉ नहीं चलता है, इसीलिए नहीं चलता है। ठीक है, अगला है आपका रेक्स नॉन पोटेस्ट पेकारे। इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है द किंग कैन डू नो रॉन्ग। ठीक है, कोई राजा, अभी कोई ये है प्रेसिडेंट है, ठीक है, मान के चलो हमारे देश का प्रेसिडेंट है, उनके पास किसी ने मर्सी पिटीशन डाला। मर्सी पिटीशन का मतलब होता है दया याचिका। आपको बता दें, आपके पास जब आप कोई अपराध करते हो मर्डर का, तो आपका मर्डर का जो अपराध होता है वो पहले जाता है मजिस्ट्रेट कोर्ट के पास। ठीक है, वो आपको जेल भेजते हैं, उसके बाद वो कमिट हो जाता है सेशन कोर्ट के पास। सेशन कोर्ट के पास से आपको अधिकार की बेल लगाओ, अगर वो बेल देते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप जाओ हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने आपको बेल नहीं दिया, आप जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने आपको बेल नहीं दिया तो आपके पास जो है ये मामला है आपका डेथ पेनल्टी के केस में, याद रखना। तो डेथ पेनल्टी के केस में हर कोर्ट ने आपका जो है पेनल्टी जैसे का तैसा रखा, तो आप लास्ट में जा सकते हो प्रेसिडेंट के पास। अब प्रेसिडेंट ने भी अगर मान के चलो आपका मर्सी पिटीशन जो है एक्सेप्ट नहीं किया, डिनाई कर दिया, ठीक है, तो आप ये नहीं बोल सकते हो कि ये प्रेसिडेंट यार काम की नहीं है, ये नहीं करती हैं कुछ भी, ठीक है, ये मतलब देखते नहीं हैं कि गरीब आदमी है, इसको माफ़ कर दो। उन्होंने अगर कैंसिल कर दिया तो समझ लो कैंसिल हो, आप गलत हो, क्योंकि द किंग कैन डू नो रॉन्ग। जो राजा है वो कभी गलत नहीं हो सकता। तो आपका जो मर्सी पिटीशन कैंसिल किया वो बिल्कुल सही किया गया है। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है, ठीक है। तो ये पहले चलता था, अभी ऐसा कुछ नियम नहीं है। पहले हमारे ज़माने में हमारे ज़माने में नहीं, उस ज़माने में होता था ना राजा महाराजाओं का शासन, तो उस ज़माने का ये मैगजीम है, रेक्स नॉन पोटेस्ट पेकारे। राजा ने बोल दिया कि इसको भगा दो इस देश से, तो कोई नहीं बोलेगा कि ये राजा गलत है, इसको देश से क्यों भगाएगा। राजा ने बोल दिया तो मतलब राजा सही है, वो बंदा ही गलत होगा जिसको भगाने बोला है, ठीक है। तो ऐसा होता है। तो द किंग कैन डू नो रॉन्ग, रेक्स नॉन पोटेस्ट पेकारे। अगला है एक्सप्लेन एमिकस क्यूरे, अक्विटल एंड रिवीजन। तो मैंने एमिकस क्यूरे का एक्सप्लेन कर दिया था। फ्रेंड ऑफ द कोर्ट, हर मामले में कोर्ट जो है खुद नहीं जा सकता, तो उस मामले में जो है एडवोकेट को हायर करते हैं और बोलते हैं कि आप मुझे इस मामले में थोड़ा हेल्प कीजिए, तो वो होता है एमिकस क्यूरे। अक्विटल भी बता दिया था मैंने ऊपर, ठीक है। किसी अपराध में किसी अक्यूज का जब कोई अपराध वो साबित नहीं हो पाता है तो कोर्ट उनको छोड़ देते हैं, उसको बोला जाता है अक्विटल। रिवीजन का भी बोल दिया मैंने, जब कोई लोअर कोर्ट आपका ऑर्डर पास किया हो और वहाँ पे कोई लीगल एरर हो, ठीक है, आपको लगे कि यहाँ पे कोई डिफेक्ट है, तो आप ऊपर कोई कोर्ट में उस ऑर्डर को रिवीजन में डाल सकते हो। अगला है ऑडी ऑल्टरम पार्टम। ये एक मैगजीम है, ये बोलता है कि भाई आपको दोनों साइड का सुनना है, हियर दी बोथ साइड। आप ऐसा नहीं कि कोई मैटर आया आप एक पक्ष का सुन के फैसला दे दिए, नहीं, दूसरे पक्ष को बोलने का पूरा मौका मिलना चाहिए। जब आप लोअर कोर्ट में कोई चेक बाउंस का केस फाइल करोगे ना, तो सामने वाले को वो नोटिस भेजा जाता है, ठीक है। एक बार भेजा नहीं आया, दूसरी बार भेजा नहीं आया, कोर्ट तीसरी बार भी भेजता है। ऐसा नहीं है कि एक बार भेजा तो नहीं आया तो चलो पास कर देते हैं, नहीं आया तो नहीं। कोर्ट का ये मानना है, और ये होना भी चाहिए, कि दूसरे पक्ष को जो है बोलने का पूरा मौका मिलना चाहिए, ठीक है। तो यही है ऑडी ऑल्टरम पार्टम, लिसन टू दी अदर साइड या हियर बोथ साइड, ठीक है। किसी एक पक्ष को नहीं सुनना है, आपको दोनों पक्ष को सुनना है। अगला है आपका रेस इप्सा लोक्यूटर। रेस इप्सा लोक्यूटर का मतलब होता है द थिंग्स स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। मतलब कोई ऐसा सर्कमस्टांसेज है, ऐसा सिचुएशन है जहां आपने देखा तो आप समझ जाओगे कि यही गलत है, ठीक है। तो ऐसी कुछ परिस्थितियां होती हैं, जैसे मान के चलो कोई बंदा आ रहा है और कोई बंदा जा रहा है, तो एक बंदा जो है एकदम सही से आ रहा है, एकदम कायदे से राइट साइड से, एक बंदा जो है एकदम रॉन्ग साइड से आ रहा है और स्पीड में आ रहा है। उसने सही दिशा में आने वाले आदमी को ठोकर मार दिया। अब आप क्या समझोगे, कौन गलत है? जो गलत साइड से आ रहा था, बराबर ना, जो स्पीड चला रहा था। क्यों? क्योंकि वहां की जो सर्कमस्टांसेस थे, जो परिस्थितियां थी, ठीक है, जो बंदा नेग्लिजेंस से गाड़ी चला रहा था, ये साबित कर रहा है ना कि गलत यही होगा, तो आपको कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है इसमें। तो द थिंग्स स्पीक्स फॉर इटसेल्फ, मतलब जहाँ पे किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। इसके बाद है यूबी जस यूबी रेमेडियम। ये मैगजीम है, आपसे पूछा जा रहा है कि इस मैगजीम का मतलब क्या होता है। तो यूबी जस यूबी रेमेडियम का मतलब होता है वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी।
अगर आपके साथ कहीं कुछ गलत होता है या आपके फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए आपको रेमेडी मिलेगा, ठीक है। ऐसा ये जो मैगजीम है वो बोलता है। इसका मैगजीम का मतलब है कि भाई आपके साथ कभी भी कोई भी गलत एक्ट होता है, ठीक है, तो आपको राइट ऑफ एक्शन है, कोर्ट में आप जा सकते हो, उसके लिए रेमेडी ले सकते हो, ठीक है। इसके बाद अगला है द मेन डिफरेंस बिटवीन कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा ऑफेंस जो हीनियस हो, सीरियस क्राइम होते हैं, ठीक है, उसको कॉग्निजेबल ऑफेंस बोला जाता है, जैसे रेप, मर्डर, किडनैपिंग, एसिड अटैक, ये सब। ऐसे मामले में पुलिस आपको बिना वारंट के भी अरेस्ट कर सकती है। दूसरा है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब होता है कि ये लेस हीनियस होता है, इसमें पुलिस जो है बिना वारंट के आपको अरेस्ट नहीं कर सकती है। इसमें जैसे अपराध होते हैं, असॉल्ट हो गया, चीटिंग हो गया, डिफेमेशन हो गया, पब्लिक न्यूसेंस हो गया, ये सारे जो अपराध होते हैं वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं, ठीक है। कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस एफआईआर दर्ज करती है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस एनसीआर दर्ज करती है। अगला है रिस्पोंडेंट सुपीरियर। रिस्पोंडेंट सुपीरियर का मतलब होता है कि जो भी सुपीरियर है वो रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। कोई भी एक्ट अगर कोई एम्प्लॉई अपने एम्प्लॉयमेंट के दरमियान करता है तो उसके लिए उसके एम्प्लॉयर जिम्मेदार होते हैं, ये माना जाता है, क्योंकि ये रिस्पोंडेंट सुपीरियर यही बोलता है। मैं मालिक हूँ, मेरे ड्राइवर के साथ मैं कहीं जा रहा हूँ कार से, अब मेरे ड्राइवर ने कार को कहीं पे ठोक दिया, तो उस ठोकने के लिए जिम्मेदार मैं हूँ, क्योंकि मैं एक कार का मालिक हूँ और मैं एम्प्लॉयमेंट के दरमियान उसने काम किया है। कोई सेल्समैन है कहीं कंपनी में और वो दुकान पे ऑर्डर लेने गया है, अब वो दुकानदार से गाली गलौज कर रहा है, तो इनडायरेक्टली कंपनी लाइबल हो जाएगी कि आप कैसे स्टाफ रखे हो, ये सबसे झगड़ रहा है, लड़ रहा है, राइट। तो ऐसा है, तो सुपीरियर जो है रिस्पॉन्सिबल होगा, ये मैगजीम यही बताता है। अगला है एक्टस डेई नेमिनी फेसिट इंजुरियम। ये बोलता है कि भाई कोई भी एक्ट जो एक्ट ऑफ गॉड से हुआ है तो उसके लिए आप किसी को जिम्मेदार नहीं मान सकते, ठीक है। द एक्ट ऑफ गॉड डज नो इंजरी टू एनीवन। मान के चलो मैंने कार पार्क किया था, मेरे कार पे ऐसा बारिश हुआ जिसमें पत्थर वत्थर सब आया और उड़ के पूरे मेरे कांच को डैमेज कर दिया, कार के कांच को, मैं किसी को लाइबल नहीं मानूंगा, मैं किसी के ऊपर केस नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये एक्ट ऑफ गॉड है, मैं किसको जिम्मेदार ठहराऊंगा। मेरे घर में मैंने सामान रखा था, बाढ़ आया, बह गया, किसको जिम्मेदार मानूंगा, मैं किसके ऊपर केस करूंगा, नहीं कर सकता, क्योंकि ये एक्ट ऑफ गॉड है, ठीक है। तो ये होता है एक्ट ऑफ गॉड। अगला सवाल है आपका, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ डिक्री। मैंने डिक्री बता दिया था, फाइनल एडजुडिकेशन होता है जिसमें राइट डिक्लेयर किया जाता है, ठीक है, इन डिटेल। दूसरा जजमेंट, जजमेंट बताया था मैंने, फाइनल एडजुडिकेशन होता है किसी भी कोर्ट का, ये सिविल भी हो सकता है, क्रिमिनल भी हो सकता है। फिर मैंने लॉ का डेफिनेशन आपको बताया था, जस्टिस का बताया था। अगला है आपका नेमो ईस्ट हायरस विवेंटिस, ठीक है, इस मैक्सिम का मतलब आपसे पूछा जा रहा है। तो नेमो ईस्ट हायरस विवेंटिस का मतलब होता है कि नो वन इज द हियर ऑफ अ लिविंग पर्सन। कोई जिंदा आदमी है तो उसका कोई लीगल हियर नहीं होगा। मेरा प्रॉपर्टी है, ठीक है, और मैं उसको किसी को नहीं देना चाहता, तो मेरा लीगल हियर कौन होगा? मैं मर जाऊंगा तब लीगल हियर होगा, तब वो प्रॉपर्टी किसी को जाएगा, ठीक है। तो ये जो मैक्सिम है यही बोलता है कि जिंदा आदमी का कोई भी लिविंग पर्सन का नो लीगल हियर होगा, ठीक है, कोई नहीं हो सकता। अगला है डिफरेंस बिटवीन अपील एंड रिव्यू। मैंने आप लोगों को बताया था, अपील का मतलब है कि आप किसी लोअर कोर्ट के किसी ऑर्डर को चैलेंज करते हो ऊपर के कोर्ट में, तो अपील हमेशा ऊपर के कोर्ट में होता है, रिव्यू हमेशा सेम कोर्ट में होता है। अपील में आप नीचे के कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज करने जाते हो, रिव्यू में आप उसी कोर्ट के ऑर्डर को फिर से रीचेक करने के लिए बोलते हो, ठीक है। अगला है मैक्सिम आपका वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया, ठीक है। वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया का मतलब होता है टू अ विलिंग पर्सन इट्स नॉट अ रॉन्ग, ठीक है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, आप फुटबॉल देखने गए, ठीक है, आपके ऊपर फुटबॉल आया और आपका नाक टूट गया, तो आप फुटबॉल एसोसिएशन के ऊपर ब्लेम नहीं कर सकते कि फुटबॉल आके लगा तो मेरा इलाज करवाओ, मुझे कॉम्पनसेशन दो, नहीं। जब आप फुटबॉल का टिकट खरीदते हो तो उस पर लिखा रहता है कि अगर फुटबॉल आपके मुंह पे गलती से लगा तो उसका नुकसान भरपाई आपको ही करना है, हम नहीं लायबल होंगे, ठीक है। तब आप आते हो। आप कुश्ती करने गए, ठीक है, आप एकदम कुश्ती करने वाले हो, WWE में जाता है कुश्ती करने। अब कुश्ती के दरमियान किसी को मुंह पे चोट लगता है, किसी को नाक पे लगता है, तो जब आप कुश्ती फेडरेशन में जाते हो, सिग्नेचर करते हो, तो आप बोल देते हो
कि मैं कुश्ती में जा रहा हूँ, जो भी चोट वोट लगेगा वो मेरा जिम्मेदारी है, ठीक है। उसके लिए फुटबॉल ये कुश्ती एसोसिएशन जिम्मेदार नहीं होगा, ठीक है। तो जब आप खुद के रिस्क पर कोई काम करते हो और तब कुछ डैमेजेस होते हैं तो उसका इंजरी आप किसी से नहीं मांग सकते कि मुझे नहीं, उसने मुझे नाक पे मार दिया कुश्ती के दौरान, मेरा नाक टूट गया, मुझे पैसा दो, नहीं कर सकते आप, ठीक है। क्योंकि आप विलिंग थे, आपने जानबूझ के गए, आपको पता था कि इसके कॉन्सिक्वेंसेज ये हो सकते हैं, ठीक है। ऐसा अगला सवाल है 2 काइंड ऑफ रिट्स, ठीक है, जो कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। तो हर को रिट जो होता है वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट फाइल कर सकते हैं, याद रखना। ये 2 का पूछ रहा है तो आप 2 लिख देना, कोई भी सर्चोरारी लिख दो, प्रोहिबिशन लिख दो, मैंडेमस लिख दो, कोई भी लिख दो 2, ठीक है। लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट हर रिट जो है इशू कर सकता है, सिंपल, ठीक है। इसके बाद कुछ है लीगल टर्म्स हैं, जो कि जैसे आपसे पूछा जाएगा MLJ का मतलब क्या होता है, तो मद्रास लॉ जर्नल। SCC का मतलब क्या होता है, तो सुप्रीम कोर्ट केस। आपसे पूछा जाएगा DMC का मतलब क्या होता है, तो डाइवोर्स एंड मैट्रिमोनियल केसेस। CPJ का मतलब क्या होता है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन जर्नल। आपसे पूछा जाएगा ITR का मतलब क्या होता है, तो इनकम टैक्स रिपोर्ट। आपसे पूछा जाएगा DMC ये ILR का मतलब क्या होता है, तो इंडियन लॉ रिपोर्ट। आपसे पूछा जाएगा CWN का मतलब क्या होता है, तो कलकत्ता वीकली नोट्स। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा MLJ ये ऑल CRLR का मतलब क्या होता है, तो ऑल इंडिया क्रिमिनल लॉ रिपोर्टर, ठीक है। तो ये मेन जो थे फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद है आपका लास्ट सवाल जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसके आधार पर सवाल बनेंगे। आपसे एक एक्ट का पूरा डिटेल लिख के पेपर में आएगा और आपसे कुछ सवाल पूछे जाएंगे। जैसे आपसे पूछा जाएगा द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट लिखा रहेगा ऊपर और पूरा स्टोरी आपको दिया रहेगा, ठीक है, एक्ट का। अब आपसे उसमें से पूछेगा कि इसमें आप बताइए शॉर्ट टाइटल क्या होगा, ठीक है। तो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट का अगर आपको आए तो उसमें शॉर्ट टाइटल होता है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961, ठीक है, ये शॉर्ट टाइटल है। आपसे पूछेगा कि भाई इसका लॉन्ग टाइटल क्या होगा फिर, तो लॉन्ग टाइटल जो है किसी भी एक्ट का नीचे लिखा रहता है, फर्स्ट पैरा, ठीक है। तो उसमें है लॉन्ग टाइटल इसका होगा एन एक्ट टू रेगुलेट द एम्प्लॉयमेंट ऑफ वीमेन इन सर्टेन एस्टैब्लिशमेंट फॉर सर्टेन पीरियड्स बिफोर एंड आफ्टर चाइल्ड बर्थ एंड टू प्रोवाइड फॉर मैटरनिटी बेनिफिट एंड सर्टेन अदर बेनिफिट्स, ठीक है। तो ये लॉन्ग टाइटल हो गया। आपसे पूछा जाएगा इसमें कि डेट ऑफ असेंट क्या होता है, तो डेट ऑफ असेंट का मतलब होता है कि इस पर्टिकुलर एक्ट का प्रेसिडेंट ने कब असेंट दिया था। तो इस एक्ट को, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट को प्रेसिडेंट ने 12 दिसंबर 1961 को जो है असेंट दिया था, ठीक है। याद रखना, आपको जो सवाल पूछे जाएंगे आपको पूरा स्टोरी दिया रहेगा, बस आपको उसमें से ढूंढ के लिखना है, याद रखना। अगला है प्रियम्बल क्या है इस एक्ट का, ठीक है, आपको दिया रहेगा, बस आपको उसमें से लिखना है। तो प्रियम्बल है द प्रियम्बल ऑफ द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट इज दैट द एक्ट्स पर्पज टू रेगुलेट द एम्प्लॉयमेंट ऑफ वीमेन बिफोर एंड आफ्टर चाइल्ड बर्थ। इट ऑल्सो एम्स टू प्रोवाइड मैटरनिटी बेनिफिट्स एंड अदर बेनिफिट्स टू वीमेन। अब इसका ऑफिशियल साइटेशन पूछेगा आपसे, तो इसका ऑफिशियल साइटेशन है, एक्ट का नाम बताना और एक्ट का नंबर बताना रहता है ऑफिशियल साइटेशन में, ठीक है। तो इस एक्ट का टाइटल है ऑफिशियल साइटेशन के लिए द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961, एक्ट नंबर 53 ऑफ 1961, ठीक है, ये ऑफिशियल साइटेशन हो गया। अगला है एक्सटेंट, ये एक्ट कहाँ तक एक्सटेंट होता है, तो होल ऑफ इंडिया। ये जब ये अपना कश्मीर ये आया था ना रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, तो उसके बाद से सारा एक्ट जो है हमारा पूरे भारत पे लागू होता है, ठीक है। इसके बाद आपसे पूछ रहा है कमेंसमेंट डेट बताइए, तो कमेंसमेंट डेट है इसका 1 नवंबर 1963, ठीक है। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा इसमें कि इसका इनैक्टिंग फॉर्मूला था, ये जो लॉ था ये किसी पर्पज के लिए बनाया गया था, क्या है उसमें मेजर, तो मेजर जो चीज़ें होती है किसी एक्ट का वो इनैक्टिंग फॉर्मूला कहा जाता है उसको, ठीक है। किस फॉर्मूला पर बेस्ड है, तो इसका फॉर्मूला ये है, ए वीमन इज एंटाइटल्ड टू रिसीव मैटरनिटी बेनिफिट
एट द रेट ऑफ हर एवरेज डेली वेजेस, ठीक है, फॉर अ पीरियड ऑफ 26 वीक with up to 8 weeks before the expected delivery date and the remaining weeks after, ठीक है। ये एक्ट बोलता है कि किसी भी महिला को 26 वीक का मैटरनिटी बेनिफिट मिलेगा, उसमें वो 8 वीक पहले, ठीक है, जब वो उसका डिलीवरी होने वाला है उससे 8 वीक पहले से वो ले सकती है, और 8 वीक पहले से लेगी और जन्म होने के बाद बच्चे के 20 वीक उसका एक्सटेंड हो जाएगा, तो इस हिसाब से उनको 28 वीक मिलेगा। इसके बाद कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन हर एवरेज डेली वेजेस ड्यूरिंग द 3 month प्रीसाइडिंग हर मैटरनिटी लीव, दिस इज द कोर फॉर्मूला, ठीक है, फॉर कैलकुलेटिंग द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, ठीक है। तो ये जो है इस एक्ट का कोर फॉर्मूला है कि भाई किसी भी महिला को 28 वीक छुट्टी मिलेगा, 26 वीक मिलेगा, जिसमें वो 8 वीक पहले से ले सकती हैं और 18 वीक जो है उनको बाद में मिलेगा, और उनका जो सैलरी है डेली वेजेस वो भी उनको पेड मिलेगा, ठीक है। इसमें आपसे पूछ सकता है ज़्यादा से ज़्यादा आगे मार्जिनल नोट बताइए, ठीक है। तो मार्जिनल नोट जो है इसके अंदर 2-4 पॉइंट होते हैं जो मार्जिनल नोट कहलाता है। जैसे पहला है राइट टू पेमेंट ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट, पीरियड ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट, प्रूफ ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट ऑफ वीमेन प्रोहिबिटेड ड्यूरिंग सर्टेन पीरियड, पेनल्टी फॉर कॉन्ट्रावेंशन। मेजर जो पॉइंट होते हैं ना वो होता है मार्जिनल नोट, ठीक है। तो इस एक्ट में जब आप खोलोगे इस एक्ट को तो सबसे पहला दिया है उसमें राइट टू पेमेंट ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट, किसी भी महिला को मैटरनिटी बेनिफिट लेने का अधिकार है, ये पूरा सेक्शन है। दूसरा है पीरियड, कब वो महिलाएं जो है बेनिफिट ले सकती हैं। तीसरा है प्रूफ ऑफ प्रेगनेंसी, आपको प्रेगनेंसी का प्रूफ देना पड़ेगा, ठीक है। चौथा है एम्प्लॉयमेंट जो होगा किसी भी महिलाओं का, ठीक है, तो वो प्रोहिबिटेड ड्यूरेशन के बाद नहीं हो सकता, ठीक है, मतलब जो उनको प्रेगनेंसी है उसके दरमियान उनको लीव मिलना चाहिए, ठीक है। बाद में आप ऐसा नहीं बोलोगे कि बाद में ले लेना, नहीं। फिर इसके बाद है पेनल्टी, अगर कोई नहीं मानता है, कोई छुट्टी नहीं देता है तो उसको पेनल्टी क्या दिया जाएगा। तो ये मेजर चीज़ें हैं, तो इसको मार्जिनल नोट कहा जाता है, ठीक है।